तो सबसे पहले हमें जानना होगा हीट क्या है। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स में घुसेंगे। हीट टेम्परेचर, जब हम लोग उस चीज़ को जानेंगे, हीट का फ्लो जो होता है वो उस चीज़ को जब हम लोग जानेंगे तो हम उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा हीट पार्ट को। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई चीज़ बर्न होता है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे कोई चीज़ बर्न हो रहा है, तो हम लोग वहाँ कहेंगे कि सीओ यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे बगल में जाते हैं तो हमें गर्माहट की का अनुभव होता है। उसके बाद जब हम लोग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर, लेबोरेटरी टेम्परेचर, थर्मोमीटर देखते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं कि क्या होता है, उसके अंदर पारा रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर पारा का लेयर अपर की ओर बढ़ जाता है। तो वो पारा बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। सपोज कीजिए ये पारा था एज रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब ये इसमें हीट एनर्जी यहाँ पे गया, हीट एनर्जी जाने के बाद क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होके ये इस साइज में इतना एक्सपेंड होके ये बड़ा हो गया। बट जब हम देखें थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में सिर्फ एक ही लाइनिंग जैसा रहता है जहाँ से वो खाली रहता है, और वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो पारा ऊपर उड़ जाता है, हमें एक थर्मामीटर में एक रीडिंग मिलता है। तो ये हो गया हीट। दूसरा हो गया कि ये जो हीट हीट एक एनर्जी होता है और यह ऑलवेज फ्लो होता है हॉट टू कोल्ड, ठीक है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज नथिंग, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म होता है, और यह जो फ्लो होगा, यह जो जाएगा वो हॉट से कोल्ड की ओर फ्लो होता है। दूसरा चीज जो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक सिस्टम होता है जहाँ पे मतलब हॉट सोर्स एंड कोल्ड सोर्स, मतलब दो जैसे हॉट एंड कोल्ड का एक जो कॉम्बिनेशन से मिलके जो अगर बना हुआ होगा उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज ए सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स इज ए सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अपर में यहाँ पे है हॉट सोर्स, यहाँ में हॉट है, यहाँ पे कोल्ड है। मतलब जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड बोथ आर, दोनों काम करेगा, दोनों। लेकिन जब हम हीट की बात करेंगे तो वहां पे हम एक हीट एक एनर्जी के फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हीट को देखते हैं। हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक एनर्जी का फॉर्म है। आप लोगों में से कोई अगर कभी साइकिल में अगर हवा भरे होंगे तो देखे होंगे कि कुछ देर हवा भरने के बाद ये जो पंप है इस जगह पे वह हीट हो जाता है, यहाँ पे हीट हीट हो जाता है। तो अगर हीट एनर्जी है तो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन एनर्जी का जो लॉ है उससे, कि हीट ना तो हीट क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हुआ? यहाँ पे हम कहेंगे जब ये मेरा हम पंप यूज कर रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे हॉट एनर्जी में। हीट एनर्जी या फिर हॉट हो जाता है तो कहते हैं उसको हॉट हो जा रहा है, तो यहाँ पे है हीट एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है आप लोगों के सामने, पंख, फैन, मूविंग फैन। आप लोग देखते होंगे कि जब फैन मूविंग होता है कुछ देर के बाद, जैसे मैंने चलाया रात को जब मैं सोया फैन को चला के सोया, सुबह में जब देखूंगा अगर मैं इस पे हाथ लगाऊं तो ये मुझे लगेगा कि ये बहुत गर्म हो गया है। तो ये गर्म कहाँ हुआ? यहाँ पे फैन जो मूविंग कर रहा है, फैन मूविंग कर रहा है, हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे एक एनर्जी हो रहा है जो बैरिंग और जो फैन और उसके बैरिंग के बीच में एक रोटेशन मोशन हो रहा है, और वहां पे कहेंगे यह एक मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पे। और यह एनर्जी जो है वह यहाँ पे भी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर कोई ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, वहां अगर उसका मॉलिक्यूल्स रेंडम अगर एक मोशन करे तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अगर कोई सपोज किया जाए कि देखा जाए कि अगर एक टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, खूब मतलब एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स है,
और हम लोग जानते हैं कि जब तक इस पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना दें तो ये मूव नहीं करेगा। सपोज कीजिए मैंने भी कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया, हीट एनर्जी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हीट एनर्जी मॉलिक्यूल लेगा, एनर्जी लेगा और वो मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये मूव करना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट होना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो गर्म जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि ये जो मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगा, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होके वह हीट एनर्जी में वो ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर जब ये हीट यहाँ यह इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो हीट एनर्जी है फिर वह सराउंडिंग में चला जाएगा। तो ये फिर यहाँ से वो यहाँ से जो हॉट हीट एनर्जी है फिर वो यहाँ से लेके वो सराउंडिंग में चल जाएगा। तो क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स रेंडम मोशन में हो, ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल्स हो मतलब कंटिन्यू रेंडम मोशन में हो, तो हम भी वहां कहेंगे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हमेशा याद रखना है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऑलवेज यह हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होगा, कोल्ड की ओर, हॉट से कोल्ड की ओर यह ट्रांसफर होगा। कभी भी कोल्ड से हॉट की ओर ट्रांसफर नहीं होता है। हीट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसका यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। इसका यूनिट, एनर्जी का जो यूनिट होता है, हीट का यूनिट जो होगा सेम एज एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट होता है वही हीट का यूनिट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी होता है वो जूल होता है। दैट्स व्हाई द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज आल्सो जूल। एंड सीजीएस सिस्टम में अर्ग और रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग इज 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट का मेरा। आगे आइए टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए पैरामीटर। ये क्या टेम्परेचर क्या होता है कि एक बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का डिफरेंस। ये एक बॉडी जो है, सपोज कीजिए एक इतना लंबा ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ तक हॉट है और यहाँ तक कोल्ड है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टेम्परेचर इज ए पैरामीटर विच टेल अस थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि वो बॉडी कितना गर्म है या फिर वह बॉडी कितना ठंडा है। इसी यूनिट होता है केल्विन। और इसका अदर मोस्ट जो होता है कॉमन यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम लोग बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन जैसे कि या फिर हम लोग कह सकते हैं कि या फिर इस जो नॉर्मल जो थर्मामीटर है उसमें हम लोग देखते हैं एक साइड फ़ारेनहाइट में रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और एक साइड डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। तो इन जनरल हम सबसे ज़्यादा जो यूज करेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड का ही यूज करेंगे। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ योर बॉडी, कि कौन बॉडी कितना गर्म है और कौन कितना ठंडा है। यही दिस इज द टेम्परेचर। यह एक पैरामीटर है जो हमें बताता है इसका थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट का मतलब है कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। कई बार हमें लगता है कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों बोथ चीज़ें, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ है। हम लोग देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस। पहला, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ योर बॉडी। टेम्परेचर ये बताता है कि एक बॉडी कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, जबकि हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। नंबर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है और इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। नंबर थर्ड, इट इज ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी। अगर एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमली मोशन हो तो वहां पे हीट जनरेट होता है। अब टेम्परेचर क्या कहता है, इट्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर हमें बताता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वी कैन से हीट इज फ्लो फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस बॉडी से, यानी अगर मैं इसका नाम ए दूं, ए से बी की ओर मतलब हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कौन बताया हमें कि हीट ट्रांसफर किधर से किधर होगा? तो वो हमें बताया टेम्परेचर। हीट, हमने हीट जब के बारे में जब बात किया तो मैंने बताया था हॉट टू कोल्ड। लेकिन अगर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें पता कैसे चला? तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के आधार पे ही मैंने बोल पाया कि यह 10 डिग्री है, यह 5 डिग्री है, यानी यह हॉट होगा और यह कंपेयर टू ए यह कोल्ड होगा। कोल्ड नहीं है बट कंपेयर टू ए ये कोल्ड हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हॉट टू कोल्ड की ओर जो है फ्लो होगा हीट का। नंबर 4, इट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हम लोग देखेंगे ये कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, इससे हीट को मेजर किया जाता है। और टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं बाय थर्मामीटर। इसको हम लोग थर्मामीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आइए, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हमें जब कभी 20 मतलब किसी टेम्परेचर को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फिर केल्विन को सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो उस चीज का हमें यहाँ इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने 3 स्केल है। फर्स्ट स्केल है फ़ारेनहाइट, सेकेंड है डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्ड जो है वो हम लोग उसको कहते हैं केल्विन। यहाँ पे मैंने लिया है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद है रूम टेम्परेचर, और फिर है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम कहेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में। 0 डिग्री सॉरी, 0 डिग्री होगा, जीरो होगा केल्विन स्केल में, -273 डिग्री होगा सेंटी सेल्सियस स्केल में, और -459 जो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चनिंग भी रहता है कभी कभी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, या फिर ये सब चीज कॉन्सेप्ट का जरूरत हमें नॉमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, जो हम कहते हैं जमना। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं, पूरे ये कॉन्सेप्ट को मैं वाटर पे बात करूंगा, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होता है वो 0 डिग्री से, वो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है। एक्चुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी दो कंडीशन में रह सकता है, एक लिक्विड और एक सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। तो वो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कब लिक्विड में रहेगा और कब सॉलिड में होगा। ये हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। जब उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखूं, तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे देखूं तो 273 केल्विन, 273 केल्विन हो गया ये मेरा केल्विन स्केल पे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग मैंने फ्रीजिंग पॉइंट हो गया केल्विन स्केल पे 273, सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें कि वो रूम टेम्परेचर, हम लोग काफी बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। तो इन नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल पे होता है 298 केल्विन, और फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर जो होता है वो उबलने लगता है। वही टेम्परेचर को जब फ़ारेनहाइट स्केल पे लेते हैं तो हमें दिखता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन स्केल पे 373 केल्विन हमें वो टेम्परेचर मिलता है। ये था
बेसिक कॉन्सेप्ट का था, जो तीनों स्केल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है। ये तीनों मैंने 3 स्केल आप लोगों के पास सामने है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तीनों स्केल में मतलब तीनों स्केल का में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का, रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू, ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे अगर किसी को आपको कुछ पूछना है, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। रौनक राज, रौनक राज, यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों के बीच में रिलेशन, किसके किसके बीच में, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम ये जो एक इक्वेशन लाए हैं, उसके बाद से हम सारे को कैलकुलेट करके हमने रिलेशन को लाया। बट ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लाया, उस चीज को एक बार हम देखिए, दिखाते हैं आपको। हम पहले वहां पे लिए सेंटीग्रेड, सेल्सियस स्केल पे। तो सेल्सियस स्केल पे मैंने क्या लिया है, C-0। तो हम इस रिलेशन को करने के लिए, फाइंड हमको डिराइव करने के लिए, जैसे कि ये सेंटीग्रेड स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है, तो हम लिखेंगे सेंटीग्रेड, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेंगे तो वहाँ पे उसका जो होता है प्रकृति चेंज हो जाता है, उसका नेचर बदल जाता है। तो हम वहाँ पे जीरो, कभी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तक में ही बात करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो, एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, माइनस इसका हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, माइनस ये फ्रीजिंग पॉइंट जीरो। ये मेरा आया C-0, 100 - 0। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये पहला वाला टर्म है। दूसरे वाले को देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल पे। फ़ारेनहाइट स्केल पे ये सबसे पहले कौन सा स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -32। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 212। इसका फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32, यानी F-32, 212 - 32, F-32, 212 - 32, यानी दो चीज हो गया। एंड थर्ड देखते हैं केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल में करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम। सबसे पहले स्केल क्या है, केल्विन, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373, -273। ये आ गया मेरा। अब इसको जब मैं कैलकुलेशन किया तो जीरो जीरो, जीरो तो कुछ नहीं है, तो -0, दैट मीन C/100। सर हाँ, सर ये सेल्सियस वाला कैसे आया? सेल्सियस वाला कैसे आया, ओके। चलिए देखिए, स्केल कौन सा है, सेल्सियस स्केल है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। 0 डिग्री। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। ये रिलेशन आया। अब इसके बाद अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो C में 0 तो C, और 100 में 0 तो ये 100। यही तो लाया था मैंने, यही तो लिखा है, देखिए। यस सर। ओके, अब जब मैं इसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद जैसे कि 212 में 32 सब्ट्रैक्ट किया तो 180 आया, और यहाँ पे 373 में 273 तो 100 आया। फिर ये नीचे, ये इसको मैंने 20 से डिवाइड किया 5, 20 से डिवाइड किया 9, 20 से डिवाइड किया 5, तो ये आ गया C/5, F -32/9 इक्वल टू K -273/5। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हम कोई भी टेम्परेचर अगर मेरा किसी एक स्केल में रहेगा तो हम दूसरे स्केल में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि सेंटीग्रेड स्केल से केल्विन, ये एक रिलेशन था तीनों के बीच में,
और ये जो नीचे मैंने लिखा है ये रिलेशन है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। एक इजी रिलेशन है कि केल्विन को सेंटीग्रेड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 273 में सेंटीग्रेड को ऐड कर देंगे, और सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए केल्विन में हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये रिलेशन है, इस ये दो रिलेशन को याद रखिएगा। ये जो रिलेशन है इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, इसी से। चलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि C/5 है इक्वल टू K-273/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिल गया C इक्वल टू K-273। देखिए C इक्वल टू K-273, ये रिलेशन आ गया। उसके बाद अगर मैं इस K को यहाँ पे भेज दूं और ये C को उधर ले जाऊं, K जब इधर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होके ये यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं K को यहीं पे रहने देता हूँ, 273 को इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा ये 273 प्लस C इक्वल टू K, यानी K इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 273 प्लस C, यानी ये भी आ गया। यानी इसी इक्वेशन से हम जो भी सारा इक्वेशन रिलेशन चाहे हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, या 5 जो भी कुछ होता है, बट मैंने यहाँ पे 6 लिया है, ठीक है। तो इसको सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट है, तो इसको सेंटीग्रेड स्केल पे कितना टेम्परेचर शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 98.6। अब हम लोग रिलेशन जानते हैं फ़ारेनहाइट और इसके बीच में, अभी जो हमने यहाँ पे देखा C/5 F32-9, तो C/5 इक्वल टू F-32/9। इस रिलेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो इस F के प्लेस में हम इस 9.8 को मैं रखूंगा, तो 98.6 माइनस 32/9, विच इम्प्लाइज C/5, कभी 5 यहीं रखते हैं, इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यानी 66.6/9, और विच इम्प्लॉयज यहाँ पे करेंगे 6.6 इंटू 6/9 इंटू 5। कैलकुलेट कीजिए तो इसको 37। एग्जैक्ट। यस सर। ओके, तो ये सेंटीग्रेड स्केल पे आया मेरा आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो गया मेरा कि अगर हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर 98.6 अगर है, एक थर्मामीटर का ये रीडिंग है, ठीक है, तो वो सेंटीग्रेड स्केल पे कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है। अगला एक है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस है 100 केल्विन टेम्परेचर, इसको सेंटीग्रेड में करना है। तो हम याद करेंगे इस इक्वेशन को, यहाँ पे किसमें है, तो केल्विन सेंटीग्रेड में जाना है, तो सेंटीग्रेड ये करने के लिए मुझे K-273 तो यहाँ पे कर देंगे तो वो मेरा रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बनाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस में हम लोग इसको सोल्व कर लिखेंगे। गिवन केल्विन इक्वल टू 100। अब जैसे कि हम लोग को जाना है तो वो लिखेंगे वी नो। अब रिलेशन क्या होता है, C इक्वल टू K-273। अब यहाँ पे K का वैल्यू है 1000 माइनस 273 इक्वल टू -173 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होगा वो मेरा आंसर होगा। काफी इजी है ये एक्चुअली ये आपका
मतलब कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ये बेसिक चीजों को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि इन क्वेश्चन में जैसे कोई दिक्कत ना हो कि आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कन्वर्ट होगा, क्या रूल है। तो उन सब सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए मैंने ये जस्ट दो बेसिक क्वेश्चन को लिया था। आगे है, अब ये सिलेबस का पार्ट है आपका, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट। जब हमने देखा कि हमने जब हीट प्रोवाइड किया, जब सपोज कीजिए किसी में मैंने हीट प्रोवाइड किया था, तो उसका क्या हुआ था, वॉल्यूम बढ़ गया था। जैसे कि हम लोग थर्मामीटर के पारे को के बारे में बात किए थे कि एक्चुअली वो थर्मामीटर इस टाइप का होता है, पतला जैसा होता है, और उसके वहाँ पे फ्रंट में आगे साइड एक इस टाइप का बना हुआ होता है, और ऐसे है, ये थर्मामीटर है पूरा ऐसे बना होता है, इसमें पारा क्या है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैंने डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट कलर का होता है। यहाँ पे पारा भरा हुआ रहता है। जब हम इसको अपने शरीर के किसी पार्ट से टच करते हैं या फिर कोई गर्म पानी में इसको डुबो देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं पतला सा एक नाली में ऊपर की ओर पारा चढ़ने लगता है। यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जितना मैं जहां तक जाके स्टॉप हो गया, फिर हम लोग कहते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यानी जब जब ये जो पारा था यहाँ पे, वो जब हीट के कांटेक्ट में आया तो ये एक्सपेंड होने लगा। तो जैसे कि थर्मामीटर में हमने देखा कि वहां भी एक पारा था, तो वो एक्सपेंड हो रहा है। इन रियल लाइफ या डेली लाइफ में हम जितना भी सब्सटेंस देखते हैं, सभी जब सभी पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंड जरूर होता है। चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोई अदर थिंग्स भी क्यों ना हो, थोड़ा सा एक्सपेंड जरूर होगा। क्योंकि जब हम देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सपेंड होगा। हमने थर्मो जस्ट इसको इन रियल लाइफ में थर्मामीटर में हम सभी ने कई बार देखा है। या फिर चलिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम भी आप लोगों के लिए लाया है, कि डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये कोई लिक्विड है, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि सर इतना सारा एक्सपेंड नहीं होगा। जस्ट इसको समझिएगा कि मैं हीट जब ये 70 डिग्री पे था टेम्परेचर, तो यहाँ हीट ये जो वाटर का लेवल यहाँ पे था, इसके टेम्परेचर को 140 कर दिया, तो यहाँ से यानी यहाँ पे था, यहाँ पे यानी इतना सारा वो इसका पानी का लेयर बढ़ गया। और जब इसको 180 किया, तो इससे पानी बाहर की ओर फ्लो होने लगा। पानी तो वही था, लेकिन पहले क्या किया, हीट एनर्जी बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, उसका वाटर का जो या लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया, और जिस वजह से वो बाहर पर निकलने लगा। इंक्रीज इन ये साइज ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, उसके साइज में वृद्धि होता है, यानी उसका साइज बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसका साइज जो है इंक्रीज होता है। इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट को, मैंने जो लिखा है, ऑल सब्सटेंस ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं, तो वह क्या होता है, बढ़ता है, और जब वो ठंडा होता है, तो वह उसका वॉल्यूम जो है, उसका आकार जो है, वह घट जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं और वह बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम लोग जब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कांच के ग्लास से उसमें गर्म पानी डालें, वो ग्लास फट गया, क्रैक कर गया ये ग्लास। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इस सवाल का कोई जवाब दे पाएंगे? या फिर उबलते हुए पानी में आप एक कांच का ग्लास डाल लीजिएगा, जैसे वो डूबे ना, पूरा पूरी ना डूबे, देखिएगा ग्लास फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? चलिए, ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, और जो जब हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट आया कि हीट करने पे
एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कूलिंग कूलिंग होता है। तो अगर एक ग्लास है तो वो जब वो रूम टेम्परेचर पे है, रूम में रखा हुआ है, इस टाइप का ग्लास है, वो रूम में रखा हुआ है, तो ये तो रूम टेम्परेचर सरफेस एरिया माने इनसाइड द ग्लास का जो एरिया है वो भी रूम टेम्परेचर में है, और जो बाहर वाला है वो भी रूम टेम्परेचर है। हम कह सकते हैं वो दोनों साइड, दोनों जो है साइड का टेम्परेचर इक्वल है, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब क्या होता है जब हम सडनली, अब हम इसको पानी, उबलते हुए पानी में या फिर किसी में डाल दिए, अब क्या होता है कि अपर का जो बाहरी भाग जो है एक्सपेंड कर जाता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी गेन करता है, और वो हीट एनर्जी गेन करते ही वो थर्मल एक्सपेंशन होता है अपर साइड वाला। बट अंदर वाला भाग जो है वो कोल्ड रहता है, क्योंकि कांच जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कांच जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उससे हीट का ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। तो बाहर का भाग एक्सपेंड हुआ, अंदर का भाग एक्सपेंड नहीं हुआ, दैट्स वाई कांच जो होता है वो क्रैक कर जाता है, वो फट जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये था थर्मल एक्सपेंशन। सम इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज मच लेस कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस। अगर थोड़ा सा, अगर सॉलिड, और यहाँ पे तीन चीज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन चीज हम लोग जानते हैं, थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से क्या होगा, इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है, अगर थोड़ा सा, अगर स्मॉल अमाउंट टेम्परेचर अगर किया जाए, तो लिक्विड और जो गैस है, ये इसमें जो एक्सपेंशन होगा उन दोनों के कंपेयर में जो सॉलिड का एक्सपेंशन काफी कम होगा। यानी सॉलिड में एक्सपेंशन इतना कम होगा कि उसको नेग्लिजिबल, यानी हम लोग खुली आंखों से उसको समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए वो स्पेसिफिक मीटर चाहिए जिस जहाँ से समझ सकते हैं। या फिर एक एक्सपेरिमेंट लाइफ में जस्ट समझने के लिए, एक ये सपोज कीजिए, एक ये प्लास्टिक का रस्सी लीजिए, थ्रेड लीजिए, और इसको इस दोनों दो पोल की मदद से, या फिर दोनों साइड दो इसको गाड़ के बांध दिए, और यहाँ पे एक रस्सी को इस टाइप से मैंने पूरे टाइट बांध दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। मोमबत्ती कैंडल लिया, यहाँ पे थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं कुछ देर बाद हीट एनर्जी जब देता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, या यहाँ पे वो आइस टाइप का नीचे से आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि जब मैंने हीट किया, एक्सपेंड हुआ, उसका साइज बढ़ गया और वो नीचे की ओर आ गया। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन का, कि ट्रेन, रेलवे, जो ट्रेन का जो पटरी होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, गैपिंग रहता है, इस टाइप का गैपिंग रहता है। ये गैपिंग क्यों रहता है, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, और वहाँ पे जब ट्रेन चलती है, तो क्या होता है, ये जो है मेटल एक्सपेंड होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है इसमें। ठीक है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होके हो जाता है, होता है, जिस वजह से ये गैप को छोड़ दिया जाता था, कि इधर से एक्सपेंड हुआ, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ कि ये पूरा सट गया, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ, इधर से आके सट गया। अगर यह नहीं होता गैपिंग, तो क्या होता, यह ओवरलैप कर जाता, ओवरलैप कर जाता, या फिर वो टेढ़ा हो जाता। इसीलिए गैप दिया जाता है, ताकि एक्सपेंड, अगर कोई इसमें एक्सपेंड हो, तो फिर वह वो उस जगह पे उसको कवर कर ले, और जो ट्रैक है वह टेढ़ा ना हो या फिर मुड़े ना। अगला है कि सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज, उसके साइज के आधार पे थ्री टाइप्स का एक्सपेंशन होगा। एरिया बढ़ेगा, और थर्ड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एरिया मतलब, एरिया बढ़ने का मतलब हुआ उसका लेंथ और ब्रेथ बढ़ेगा, यानी फर्स्ट जो हो गया लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, तो सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ेगा। एरिया में क्या होगा, लंबा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बढ़ेगा, और वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज बढ़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सॉलिड, इसको तीन भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है लीन, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन लेंथ, अगर लंबाई में बढ़ोतरी हो या फिर बढ़े,
उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा है अगर उसके सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे सरफेस या फिर सरफेसियल एक्सपेंशन। थर्ड है वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज बढ़ेगा। सरफेशियल एक्सपेंशन में उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगा, और लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ उसका लंबाई बढ़ेगा। अब चलिए हम बारीकी से एक एक करके देखते हैं। पहला है लीनियर एक्सपेंशन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन हम कहते हैं कि जब किसी सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है और उसके सिर्फ लंबाई में ही चेंजेस आए, ठीक है, लंबाई में ही परिवर्तन हो या चेंजेस आए या फिर लंबाई बढ़े, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। बट जब एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि जब एक रॉड की लंबाई जो बढ़ता है, जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, उसके ओरिजिनल लंबाई और दूसरा राइज इन टेम्परेचर। वो जो लंबाई बढ़ेगा वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। पहला कि उसका जो ओरिजिनल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ कितना है और रड कितना लंबा था, और दूसरा कि टेम्परेचर को मैंने कितना बढ़ाया है। दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। यानी एक अगर अगर एक सपोज कीजिए जाए कि एक रॉड है, ठीक है, इसका लंबाई एल है। जब मैंने इसे हीट किया तो ये इसका लंबाई यानी यहाँ तक एल था, और यहाँ पे डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। यानी डेल्टा एल जो लेंथ इंक्रीज हुआ, यह दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किस चीजों पे? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा डेल्टा एल जो डिपेंड करेगा वो राइज इन टेम्परेचर, मतलब थीटा के ऊपर मैंने कितना टेम्परेचर को बढ़ाया। यानी दो चीजों के ऊपर इसकी लंबाई में जो चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया है लेट L1, ये L1 L2, L1 इनिशियल लेंथ ऑफ द रड एट टेम्परेचर T1। दैट मीन्स कि एक रॉड था, उसका लंबाई को मैंने L कंसीडर किया है। कब? जब टेम्परेचर जो था वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गया है। लंबाई कब बढ़ा? जब इसके टेम्परेचर को मैंने T2 डिग्री कर दिया है, और इसका लंबाई हो गया L2, लेंथ ऑफ द रड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 कर दिया है। तो T2 जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, उसके लंबाई में भी परिवर्तन आ गया है। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि वहां पे लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। लीनियर एक्सपेंशन में उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये जो देन द इंक्रीज इन लेंथ, जो इंक्रीज, ये जो लंबाई है वो जो दो चीजों के पे जो डिपेंडेड है वही मैंने लिखा है। लंबाई कितना बढ़ा, तो ये हो गया है L2 इज द फाइनल लेंथ एंड L1 is the initial length. That means L2 minus L1 is directly proportional to L1, and L2 minus L1 is directly proportional to change in temperature. Change in temperature, that means T2. T2 is the highest increase in temperature, and T1 is the रूम टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर, ये दोनों। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो ये जो था राइज इन टेम्परेचर हमने निकाला है T2 माइनस T1, और राइज इन लेंथ जो है वो L2 माइनस L1। ये दोनों लाइन में किसी को डाउट है तो बोलिए। इस दो लाइन में, ये जो दो लाइन मैंने लिखा है एल, ये वाला, ये दो लाइन, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, या फिर अपर से ही ये स्टार्टिंग से ही कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए। रोहित सिंह, रोहित सिंह, किसी का सुन पा रहे हैं?
यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। सर, आवाज नहीं आ रही। अब सुन पा रहे हैं? ओके, अच्छा, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है समझ में आया? फर्स्ट देखिए, जो हमने देखा था प्रीवियस पेज में, प्रीवियस स्लाइड में, L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। दैट मीन्स ये जो लंबाई में चेंजेस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। ये L1 क्या है? मेरा ओरिजिनल लेंथ है। साथ ही ये जो टेम्परेचर राइज हुआ उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। टेम्परेचर राइज कितना हुआ लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अब जैसे ही ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा यहाँ से, ये साइन जैसे ही हटेगा एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा अल्फा। यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये है अल्फा। तो ये जो अल्फा है इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये इसका कोफिशिएंट है ये। और ये है क्या चीज? वेयर अल्फा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यह होगा अलग, इसका वैल्यू जो होगा अलग अलग होगा अलग अलग मटेरियल के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। यानी ये जो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रड। जो मैंने रड यूज किया है वह किस मटेरियल का बना हुआ है, जिस मटेरियल का भी मैंने एज्यूम किया है या जिस जो भी मटेरियल मैंने लिया है, तो ये जो अल्फा हुआ, अल्फा जो मेरा आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो मैंने रॉड टेक किया था उस रॉड का हो गया लीनियर एक्सपेंशन। अब हम निकालते हैं द फाइनल लेंथ एट टेम्परेचर T2। जब रॉड की लंबा रॉड का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, ठीक है, टेम्परेचर T2 हो गया, तो उसका लंबाई कितना हुआ उस चीज को हम लोग इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या था मेरा L2 जो था, L2 इक्वल टू इस जो है इस L1 को मैंने इक्वल टू के उधर भेज दिया। जैसे ही ये माइनस को मैंने इधर भेजा, मेरा इक्वेशन था L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फा L1 T2 माइनस T1। जैसे ही मैंने इसको L2 इक्वल टू फाइंड किया, इधर हो जाएगा, ये माइनस L1 है तो इधर आएगा तो प्लस L1 हो जाएगा। तो मैंने इसको प्लस L1 को पहले लिख दिया L1, उसके बाद हो जाएगा ये प्लस अल्फा L1 और यहाँ पे T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखिए L1 यहाँ भी है, L1 यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया L1 को कॉमन ले लिया, इक्वल टू L1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो गया ये 1 प्लस यहाँ पे अल्फा T2 माइनस T1। तो वही है यहाँ पे L2 इक्वल टू L1 कॉमन आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो लीनियर कोएफिशिएंट है ये इस इक्वेशन से, अब इस इक्वेशन से ही हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को निकालेंगे। अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस L1 बाय L1 T2 माइनस T1। अब ये क्या हो गया? अब देखिए L2 माइनस L1 क्या है? L2 माइनस L1 क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, L1 क्या है? इनिशियल लेंथ, इसलिए या फिर हम लोग इनिशियल लेंथ बोल सकते हैं या ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हैं। और T2 माइनस T1 क्या है? राइज इन टेम्परेचर है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या चीज? तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है द रेशियो इज इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। अब अच्छा, अब सवाल आता है कि ये लीनियर एक्सपेंशन है क्या चीज। अब चलिए हम देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। वो इक्वेशन हम लोग अभी इससे पहले का जो इक्वेशन जो आया था ये अल्फा इक्वल टू जो इक्वेशन आया था मेरा L माइनस L1 बाय L1
इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी ये जो इक्वेशन आया था मेरा, L1 जो है, L1 का वैल्यू 1 हो जाए, ये जो नीचे L1 है इसका वैल्यू 1 हो जाए, T2 माइनस T1 इसका जो ये भी वैल्यू यूनिट हो जाए, और जो तब क्या होगा, देन ये जो चेंज इन लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा, कॉपी क्या हो जाएगा, फिर लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी चेंज इन लेंथ जो उसके जो लंबाई में जो चेंजेस आया उसके इक्वल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे, thus the coefficient of linear expansion of a solid is defined as increase in length per unit original length per unit degree rise in temperature। that means हम कह सकते हैं कि, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए ये है इंक्रीज इन लेंथ, ये जो है L2 माइनस L1 इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये है ओरिजिनल लेंथ पर फॉर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर ये T2 माइनस T1 का वैल्यू 1 हुआ, दैट मीन्स टेम्परेचर का जो राइज हुआ वो 1 हुआ। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके लेंथ में जो परिवर्तन आएगा किसके कंपेयर में, ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में, वही है डेफिनेशन ऑफ अल्फा। हाँ, किसी को कुछ बोलना है कि ये जो अल्फा है आया है हम लोगों के पास, ये क्या है कि किसी भी सॉलिड का, कोई भी रॉड है, उसके टेम्परेचर बढ़ाने पर, यूनिट हो सकता है वह डिग्री सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट, कुछ भी हो, तो मैं अगर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, वही उसी को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे उसको इस तरह से इन फिजिकली लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर यूनिट डिग्री, एक डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉलिड के लेंथ में बदलाव आएगा या जो बढ़ जाएगा ओरिजिनल कंपेयर में, इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कहेंगे। अब है यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका यूनिट होता है, तो इसका यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड पर केल्विन। तो ये 3 यूनिट्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, और ये काफी एग्जाम में पूछता भी है, ये लाइन को काफी एग्जाम में पूछता भी है, ये यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या सरफेसियल एक्सपेंशन का यूनिट काफी बार एग्जाम में आया है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका जो यूनिट होता है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड पर केल्विन होता है। किसी को यहाँ तक में कहीं पे कोई समझने में प्रॉब्लम है या किसी को कोई डाउट है? ना सर। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, अगर कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ आगे है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन, सेम, और है आगे उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेम्परेचर को लिया था, जैसे कि L1 L2 लिया था लेंथ को, यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा था, आगे वाला जो चीज होगा उसमें हम सरफेस के बात हो तो वहाँ पे F लेंगे, और वॉल्यूम हो तो वहाँ पे V1 और V2 कंसीडर करेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, उन सारी चीजों के एक बार मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। आज हमने सीखा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट क्या होता है, हीट का फ्लो कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, उसके बाद हीट का एनर्जी क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग के बीच में ये रिलेशन क्या होता है।
अगला टेम्परेचर, कि जब हम लोग टेम्परेचर तो बहुत बोलते हैं कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी का ये मतलब इतना बुखार है, तो क्या होता है उस चीज को, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने सीखा, इसका यूनिट को देखा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस को देखा कि हीट और टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंस है। स्केल देखा कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, पॉइंट क्या होगा। तो ये तीनों स्केल के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, और एक चीज, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा कि बॉइलिंग, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तीनों स्केल का, फ्रीजिंग पॉइंट तीनों स्केल का, बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल का, रूम टेम्परेचर, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज होता है या फिर हमें जानना है। को थोड़ा सा देखिएगा, याद रखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो जरूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। लेकिन इन सब चार सारे चीजों को, और मैं यहाँ से इस बार सैटरडे के एग्जाम में काफी मैं क्वेश्चन दूंगा, यहाँ से एकदम इजी इजी क्वेश्चन दूंगा, छोटा छोटा नॉमेरिकल प्रॉब्लम से भी दूंगा। फिर ये तीनों के बीच में रिलेशन जो मेरा आया, इस रिलेशन को आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू याद रखना है। मैंने इतना सारा जो ये किया है, इन सब सारी चीजों को आपको नहीं देखना है, बस आपको याद रखना है इसके कुछ जो वैल्यू है उन सब चीजों को। अगर आप इसको याद रख लिए तो आपका सारा चीज, सारा रिलेशन या फिर सारे कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, सारा कन्वर्सेशन आप कर पाएंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप लोग के पास ये स्लाइड चल जाएगा, वहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद से सॉल्यूशन इसका कर लें। दूसरा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आप सबको कि इस टाइप का छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको अदर मतलब इसकी बताना है, एकदम श्योर रहेगा। थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट कैलकुलेशन आप लोग को जरूर दूंगा मैं। फिर हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन। ये यहाँ पे मैंने यूज किया है कि यह जो है डिपेंड करेगा वो जो है, जैसे कि जो मैटर में यूज करूंगा, जो सॉलिड ले रहा हूँ, उसके प्रकृति पे यानी उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे कहीं भी लिखा है चीटिंग। आज हम यहीं पे रखते हैं, लीनियर एक्सपेंशन तक आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और कल जो क्लासेस है उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग का क्वेश्चनिंग हो, एवरी पर्सन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।